किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं विपिन यादव। हर दिन के भांति आज भी हम आपके बीच में उपस्थित हो चुके हैं खेत खलिहान की बहुत सारी जानकारियों को लेकर। किसान भाइयों, वैसे संसार में समस्त लोग जो है वो कहीं ना कहीं प्रकृति पर निर्भर रहते हैं और प्रत्यक्ष रूप से खेती पर भी, अप्रत्यक्ष रूप से खेती पर भी निर्भर रहते हैं। ऐसे में क्योंकि हमें जो खाद्यान्न उत्पन्न जो हम ग्रहण करते हैं वो हमें खेती से ही आता है। अब सवाल ये उठता है, क्या वो अन्न जो रहता है वो सुरक्षित रहता है, शुद्ध रहता है? समय के साथ बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ऐसे में अभी फ़िलहाल जो हम परिस्थितियां देख रहे हैं, ऐसे में बहुत आवश्यक है कि हमारा जो खाद्यान्न है, हमारा जो अन्न है वो भी शुद्ध होना चाहिए। जी हाँ, अब अगर हम रासायनिक विधियों से खेती को करते हैं तो देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा हमारा जो अन्न है, जो खाद्यान्न है वो दूषित होता जा रहा है। ऐसे में हमारे पास विकल्प क्या मौजूद है, वो है प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती क्या होती है, प्राकृतिक खेती में क्या क्या हम हमारी खेती में ला सकते हैं, इसके बारे में हम अधिक जानकारी जानेंगे इस वीडियो में। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उनके पुत्र। माता और पुत्र के इस रिश्ते का पवित्र सेतु यानी प्राकृतिक कृषि। प्राकृतिक कृषि प्रक्रिया में धरती का अमृत, जीवामृत। आइए हम जानते हैं कि जीवामृत का निर्माण कैसे होता है। प्रयोगों से पता चला है कि 10 किलोग्राम गोबर के साथ गौमूत्र, गुड़ एवं 2 दले चीजों का आटा या बेसन आदि मिलाकर यदि उसका प्रयोग किया जाए तो चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं, जिसका नाम रखा गया जीवामृत। जीवामृत निर्माण के लिए जरूरी सामग्री देखते हैं। 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गाय का मूत्र, 1.5 से 2 किलोग्राम गुड़, 1.5 से 2 किलोग्राम बेसन, 180 लीटर पानी, मुट्ठी भर पेड़ के नीचे की मिट्टी। आसानी से उपलब्ध इन सामग्री से जीवामृत बनाने की विधि भी इतनी सरल है कि कोई भी किसान इसे अपने आप बना सकता है। इन सामग्री में से गुड़, बेसन एवं गोबर को पानी या तो गौमूत्र का उपयोग करके ठीक से मसल कर लिक्विड जैसा बना लें। अब इन सामग्रियों को एक ड्रम में डालकर उसे लकड़ी के एक डंडे से घोलना है। ठीक से घोलने के बाद जीवामृत बनने के लिए 2 से 3 दिन तक छाया में रख देना है। प्रतिदिन सुबह और शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी के डंडे से 2 मिनट तक इसे घोलना है और जीवामृत को बोरे से ढक देना है। यह जीवामृत जब सिंचाई के साथ खेत में डाला जाता है तो भूमि में जीवाणुओं की संख्या अविश्वसनीय बढ़ जाती है और भूमि के रासायनिक व जैविक गुणों में वृद्धि होती है। जीवामृत को महीने में 2 बार या 1 बार उपलब्धता के अनुसार 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ दीजिए। फलों के पेड़ों के पास दोपहर 12 बजे जो छाया पड़ती है, उस छाया के पास प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत भूमि पर महीने में 1 बार या 2 बार गोलाकार में डालना है। इससे मिट्टी स्वस्थ बनती है और फसल भी उतनी ही बेहतर मिलती है। इससे किसान के मित्र माने जाने वाले केंचुओं की संख्या बढ़ती है। प्राकृतिक कृषि में गहरी जुताई की भी जरूरत नहीं होती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक कृषि भूमिगत जल को भी बढ़ाती है। इस प्रक्रिया से मुख्य फसलों के साथ सहयोगी फसलों को भी उगाया जा सकता है। घन जीवामृत जीवामृत का ही सूखा हुआ स्वरूप है, जिसे फसल बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है। धूप में सुखाए गए 200 किलोग्राम गोबर में ताजा बना 20 लीटर जीवामृत मिलाकर 2 दिन छाया में रखते हैं। इसे एक बार फिर धूप में सुखाकर तथा डंडे से पीसकर महीन बना दिया जाता है। यही घन जीवामृत है जिसे 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती का एक आवश्यक आदान बीजामृत है। बीजामृत जहां बीज को बीज जनित रोगों से बचाता है, वहीं इसकी अंकुरण क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ाता है। देसी गाय के 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गौमूत्र,
50 ग्राम बुझा हुआ चूना और थोड़ी सी मिट्टी को 20 लीटर पानी में मिलाकर बीजामृत बनता है। एक रात रखने के बाद इसमें 100 किलोग्राम बीज का संस्कार किया जाता है। इसके एक दिन बाद संस्कारित बीज बुआई के लिए तैयार हो जाता है। आच्छादन प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण नियम है। खेती वाली सारी भूमि को फसल अवशेष से या छोटी अवधि की अंतर फसलों से पूरा ढक दिया जाता है। आच्छादन भूमि में नमी बनाए रखता है तथा वातावरण से नमी को खींचकर खेती हेतु पानी की खपत को भी अद्भुत रूप से घटाता है। जीवाणुओं एवं केंचुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है तथा अंत में विघटित होकर जमीन से कार्बन उत्सर्जन को रोककर भूमि के जैविक कार्बन क्षमता को बढ़ाता है। इस कृषि विधि में वापसा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें भूमि में हवा और नमी का बराबर संतुलन बनाया रखा जाता है। प्राकृतिक कृषि विधि केवल भूमि की उत्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि ये कीट एवं बीमारियों के रोकथाम के लिए भी एक प्रभावी विकल्प देती है। फसलों पर कीट पतंगों की रोकथाम के लिए स्थानीय वनस्पति पर आधारित सस्ता तथा किसान के खेत में ही बनने वाला आदान है अग्नि अस्त्र। 5 किलोग्राम नीम या अन्य स्थानीय पौधा जिसे गाय नहीं खाती के पत्ते, 20 लीटर देसी गाय का मूत्र, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर, 500 ग्राम हरी मिर्च तथा 50 ग्राम लहसुन के पेस्ट को मिलाकर धीमी आंच में उबालकर 48 घंटे के लिए रखा जाता है। सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए घोलें। इस घोल को 6 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करते हैं। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क इत्यादि भी कीट पतंगों की रोकथाम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इसी तरह खट्टी लस्सी, कंडी, सौठास्त्र इत्यादि प्रभावी रूप से विभिन्न बीमारियों के निवारण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। प्राकृतिक कृषि से देश में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। हमारे पद्म पुरस्कार विजेता सुभाष जी करके हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने जीरो बजट खेती का एक विचार विकसित किया है। ये वो प्राकृतिक खेती वाला विषय है। इससे हमारी धरती मां भी बचती है, हमारा पानी भी बचता है और फसल भी अच्छी और पहले से ज्यादा होती है। मेरा आप सभी किसान साथियों को, देश भर के किसान साथियों को आग्रह है, आप हमारी बात को समझेंगे, मुझे पक्का विश्वास है आप उसको अपने खेत में लागू करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के इस शुभ अवसर पर वर्तमान खेती की दशा एवं दिशा हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी का ये अति महत्वपूर्ण आह्वान है। देश के लाखों किसानों ने इस विधि को स्थापित कर दिया है। गुजरात प्रदेश का डांग जिला तो पूरा ही प्राकृतिक खेती जिला घोषित कर दिया गया है। देश के कई गांव आज इस ओर परिवर्तित हो रहे हैं, क्योंकि इससे किसानों के जीवन में उन्नति आ रही है। मेरा नाम सत्या है। मैं मेरे 150 पौधा है जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ। अगर जहरीली स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे तो उससे हमारे खर्चा ज़्यादा आता था, पैसा भी ज़्यादा लगता था, और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है, जिसके लिए हमें यूरिया डालने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी इसमें। पहले सर अगर 5000 का खर्चा हमारा आता था स्प्रे का, तो अभी हमारा 500 का भी शायद खर्चा नहीं आया है। इसलिए मैंने अपने बगीचे से शुरू करा है, पर इस साल मैं सबको बता रही हूँ कि आगे के लिए आप ही जो मैंने किया है अपने बगीचे में, आप ये स्प्रे करके देखो। दिल खुश हो जाता है सर, जब अपनी फसल इस तरह से अच्छे से आए तो दिल भी खुश हो जाता है सर। जब से प्राकृतिक खेती करनी शुरू करी है तब से सबसे पहले तो हमारी जो भूमि उसमें एकदम मुलायम हो गई भूमि। कुलथ है, माश है, दालों में राजमा है, और सर्दियों में मैंने मसूर और जौ बिजाई करी थी, गेहूँ और चना भी बिजाई करा था सर्दी में। मिलेट्स हमारे पास कोदा और कावनी है। हाँ जी, एक अपने पास कुट्टू के आटे वाला है, स्थानीय भाषा में ओगड़ा बोलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज़्यादा इसमें है। ये धान हमारे पास 2 वैरायटी का है, ये लाल वाला चावल है और ये आगे वाला जो है सफ़ेद चावल है। इसकी खासियत ये है कि बिना सिंचाई की होता है ये। सर जी, मेरा नाम फूल कुमार, गांव बैणी मातो, तहसील महम, जिला रोहतक।
मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ। अभी हमने जब से ये प्राकृतिक खेती करी है तो इसमें हम आपको दिखाएंगे। इस खेत में हमने पंचक्षत्रीय बाग लगाया है। इसमें सेब, किन्नू, आड़ू, आलू बुखारा, अंजीर और ये बेड पे पूरे में हल्दी है और हल्दी के नीचे चना है। इससे हमारी केवल इंटरक्रॉप की जो इनकम है वो करीब 1 साल में 1.5 से 2.5 લાખ તક मतलब आ जाती। કોવિડ જેવી મહામારીની પરિસ્થિતિમાં લોકોને એક સમજ આવી કે જો આપણો ખોરાકમાં શુદ્ધિકરણ હશે તો જ આપણે બચી શકાશે। તો હવે એ લોકો સમજવા માંડ્યા છે, લોકો ઉપભોક્તા સમજવા માંડ્યા છે કે આપણે પ્રાકૃતિક ખોરાક ખાવો છે તો ત્યાં આપણે ભાવ પણ મળે છે। तो हमारा पैसा भी बचा और टाइम भी बच रहा है और हमारी जो है खेती का, हमारी धरती माँ का स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है और उसके साथ साथ हमारा भी स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। यही तो है आत्मनिर्भर किसान, जो ला रहे हैं गांव-गांव में समृद्धि और बना रहे हैं आत्मनिर्भर भारत। प्राकृतिक कृषि, आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी। तो किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना कि प्राकृतिक खेती क्या होती है, सिद्धांत क्या होते हैं और कैसे हम कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि अगर हम मुनाफा कम ज़्यादा चाहेंगे तो लागत जो है हमारी वो हमें कम करना चाहिए। इस वीडियो में आपने जाना कि प्राकृतिक खेती क्या होती है। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मुलाकात होगी। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, ब्रेक से पहले हमने बात की थी प्राकृतिक खेती के बारे में और अब हम बात करेंगे आधी आबादी के बारे में। जी हाँ, यानी कि हमारी नारी शक्ति के बारे में। खेती में जिस तरीके से हमारे कृषक भाई मेहनत कर रहे हैं, उनके समकक्ष ही हमारी महिला कृषक भी हाथ से हाथ बटा रही हैं। जी हाँ, ऐसी एक महिला है दमोह जिले की विद्या रानी जी, जो कि अपनी लगन और अपनी मेहनत से खेती में अपना झंडा फहरा रही हैं। चलिए जानते हैं उनके बारे में और जानकारी। भारत का हृदय मध्य प्रदेश, मध्य भारत के बुंदेलखंड का गौरव दमोह, सागर संभाग का जिला अपने गौरवशाली वर्तमान के साथ भव्य समृद्धशाली अतीत भी संजोए हुए है। प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण और समृद्ध राजधानी भोपाल के राजमार्ग से करीब 300 किलोमीटर की दूरी तय करने पर घनी हरियाली से भरपूर जंगलों और पहाड़ियों से घिरे दमोह की सुंदरता देखते ही बनती है। ऐतिहासिक महत्व का ये शहर नरवर के प्रसिद्ध राजा नल की पत्नी दमयंती की कथाओं को अपने हृदय में संजोकर रखता है। यहाँ के वीरान किले, खंडहर और गढ़ी के अवशेष अपने इतिहास के आज भी साक्षी हैं। धार्मिक स्थलों की मौजूदगी से ये क्षेत्र पुण्यशील हो गया है। जैन धर्मावलंबियों का विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कुंडलपुर इस बात का साक्षी है।
बांदकपुर का प्रसिद्ध शिव मंदिर, हटाका मां चंडी मंदिर, दमोह का बूंदा बहू मंदिर भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। दमोह शहर ने मौजूदा समय को आत्मसात कर लिया और स्वच्छता की सूची में अपने को अव्वल दर्ज करा लिया है। दमोह शहर के रेलवे स्टेशन को देश के प्रथम 10 स्वच्छ रेलवे स्टेशन में से एक का खिताब मिला है, तो वहीं प्रदेश में इसका स्थान प्रथम पायदान पर है। धातु के बने बर्तन, सोने चांदी के गहनों के कारखाने और सीमेंट उद्योग ने इस शहर को न केवल औद्योगिक पहचान दी है, बल्कि इसकी आर्थिक स्थिति को बेहतर से बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा भी की है। सुनार और बैरमा नदी दमोह की जीवन रेखा की तरह है। उपजाऊ मिट्टी और सिंचाई की उत्तम व्यवस्था इन्हीं नदियों की देन है। दमोह 6 तहसीलों से समृद्ध है, जिसमें से एक तहसील है बटियागढ़, और हरे भरे रास्तों को तय करते हुए हम पहुंचते हैं घनश्यामपुरा। लगभग 250 हेक्टेयर क्षेत्रफल के इस गांव में 50 से 60 किसान परिवार रहते हैं। आधुनिक कृषि यंत्रों से प्रशिक्षित किसान अपनी प्रगतिशील खेती से बेहतर लाभ कमा रहे हैं। भूमि की उर्वरा शक्ति का पूरा उपयोग करके खेती के नए कौशलों का इस्तेमाल करके किसान उत्पाद के क्षेत्र में कीर्तिमान बना रहे हैं। गांव की जुड़ी नदी इसमें इनका सहयोग देती है और आसपास के खेत पोषकता लेकर पैदावार क्षमता को बढ़ाते हैं और ग्रामवासियों की जरूरत को पूरा भी करती है जुड़ी नदी। पुरुषों के साथ साथ महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर बराबर का योगदान देती हैं, बल्कि कहें तो पुरुषों से भी कहीं ज्यादा आगे निकलकर खेती को नया आयाम दे रही हैं। और ऐसी ही प्रगतिशील और कर्मठ महिला किसान है श्रीमती विद्यारानी लोधी। रतालू की खेती ने विद्यारानी के प्रयोग को प्रसिद्ध कर दिया। खराब मिट्टी के कारण रतालू की खेती की ओर उनका ध्यान गया। स्वभाव से जिज्ञासु और प्रयोगशीलता के कारण वो निरंतर कृषि विज्ञान केंद्र दमोह वैज्ञानिकों से निरंतर संपर्क में रहती थीं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नियमित भाग लेती थीं। तब उन्हें रतालू की खेती के बारे में जानकारी मिली और उन्होंने रतालू की खेती में प्रयोग करने का मन बना लिया और ये उनके लिए लाभकारी भी हुआ। पहले 0.1 हेक्टेयर में लगाया, फिर 0.2 में और आज लगभग 2 हेक्टेयर में रतालू की खेती कर रही हैं और इनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। और देखा गया कि जहां इनका शुरू में लागत 1,56,000 आ रही थी और उसके बाद जब इनको फ़ायदा हुआ तो लगभग 6 लाख 6.5 लाख का फ़ायदा हुआ। वे केवल प्रशिक्षण में भाग नहीं लेती थीं, बल्कि अपने अनुभव अपने साथियों के साथ साझा भी करती थीं और रतालू की खेती के लिए प्रेरित भी करती हैं। प्रेरणा भी देती हैं कि किसानों को खेती के क्षेत्र में नए नए प्रयोग करने में पीछे नहीं हटना चाहिए और प्रयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। काम करती हैं, मेहनत करती हैं, बहुत धूप नहीं देखती हैं, न समय घर के काम में जितने चाहते हैं तक लगे रहती। एक ही तरह की खेती ना करके फसलों में सहायक कृषि कार्यों में और खेती के तरीकों में बदलाव लाना चाहिए। किसानों की आय दोगुनी करने के सरकारी प्रयास तभी सफल होंगे जब किसान अपनी प्रगति के लिए स्वयं आगे बढ़ेंगे। उन्नत जानकारी लेकर थोड़ा थोड़ा कदम आगे बढ़ाकर उन्होंने वर्तमान में 2 हेक्टेयर में सफलतापूर्वक रतालू की खेती की। लगभग 2 लाख रुपए की लागत के बाद 8 लाख की आमदनी लेकर विद्यारानी लोधी की मुस्कान और गहरी हो जाती है। विद्यारानी वैसे तो अपने व्यक्तिगत जीवन में बेहद शर्मीली हैं, लेकिन जब बात काम की होती है, उनकी खेती की होती है, तो उनका अंतर्मुखी स्वभाव मुखर हो जाता है। वे कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिकों से खुलकर बात करती हैं।
परत दर परत हर अनुसंधान की गहराई से जानकारी लेती हैं और पूरी कोशिश करती हैं उसे आत्मसात करने की। रतालू की मुनाफे वाली खेती करके जो मुनाफा विद्या रानी को हुआ, तो उन्होंने उस लाभ को व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों जगह सदुपयोग किया। जहां धूमधाम से बेटे की शादी की, तो वहीं तालाब का निर्माण भी कराया। मुश्किलें भले ही कितनी हों, लेकिन जुनून और जज्बे की कद्र होती है। रात भले ही गहरी हो, पर आंखों के सपनों की चाह बड़ी होती है। विद्या रानी लोधी एक ऐसी लौ है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्मपथ पर डटी हुई हैं। उनके कार्य दूसरे कृषकों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जो सबका मार्गदर्शन करते रहेंगे पथ प्रदर्शक के रूप में। परिवार की जिम्मेदारियों के साथ कुछ कर गुजरने का जज्बा विद्या रानी को भीड़ से अलग करता है, जिसकी मधुर ध्वनि उनके आंगन में गूंजती है। 3 पीढ़ियों का समायोजन संगीत के माध्यम से जुड़ ही जाता है। तो किसान भाइयों, आपने जाना किस तरीके से एक महिला कृषक बनकर किस तरीके से अपनी आय को दुगना कर रही है और कितने बढ़िया तरीके से वो खेती कर रही हैं और अपना नाम रोशन कर रही हैं। तो फिलहाल जो है वो वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन आप बने रहिए खबरें खेती के साथ में। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जैविक खेती को बढ़ावा देने हर संभव उपाय करेंगे, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने वाला कृषि बजट, औषधीय एवं सुगंधीय फसलों की खेती के लिए किया जागरूक और उड़द की उन्नत किस्में। अब खबरें विस्तार से। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा है कि जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार सभी संभव उपाय करेगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की खेती किसानी में बढ़ते पेस्टिसाइड और रासायनिक खाद के उपयोग को रोकने जैविक खाद निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए सरकार पशुपालन विभाग के साथ मिलकर एक नए मॉडल को विकसित कर लागू करेगी। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि गौशालाओं में निजी भागीदारी भी सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे, जिससे जैविक खाद निर्माण में और अधिक बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकें। उन्होंने कहा कि पशुपालन विभाग के साथ कृषि विभाग के वैज्ञानिक अनुसंधान कर प्रदेश की गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे। निजी सहभागिता से चलने वाली गौशालाओं की सतत निगरानी की जाएगी, जिससे गौशालाओं का व्यवस्थित संचालन हो, गोबर और गौमूत्र का उपयोग हो और किसानों को सस्ता और गुणवत्तापूर्ण खाद मिल सके। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट पेश किया। उन्होंने कृषि, रेलवे सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए कई अहम ऐलान किए। आगामी वर्ष के लिए केंद्र सरकार का ड्रोन के इस्तेमाल पर काफी फोकस रहने वाला है। ड्रोन पर अहम घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में बताया कि कृषि क्षेत्र में ड्रोन के इस्तेमाल का बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसंधान और कृषि के हितधारकों की भागीदारी के साथ किसानों के लिए पीपीपी मोड में योजना शुरू की जाएगी। तिलहन के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए व्यापक योजना लागू होगी। उन्होंने बताया कि जो किसान एग्रो फॉरेस्ट्री को लेकर काम करना चाहते हैं, उन्हें वित्तीय मदद की जाएगी, जिससे किसान आत्मनिर्भर बन सकें। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय स्थित पादप कार्यकी विभाग के अंतर्गत संचालित अखिल भारतीय औषधीय, सुगंधीय एवं पान परियोजना के तहत कृषि विज्ञान केंद्र दमोह में अनुसूचित जाति एवं आदिवासी सह परियोजना द्वारा 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में संयुक्त संचालक अखिल भारतीय औषधीय पान परियोजना एवं कृषि विज्ञान केंद्र दमोह द्वारा परियोजना प्रमुख डॉक्टर विभा पांडे ने औषधीय फसलों की खेती के विषय में जानकारी दी। डॉक्टर अनुभव उपाध्याय ने प्रसंस्करण विधि द्वारा इन फसलों में मूल्य संवर्धन की जानकारी प्रदान की तथा डॉक्टर ज्ञानेंद्र तिवारी ने इन फसलों के औषधीय एवं कृषि महत्व को समझाया। कृषि विज्ञान केंद्र प्रमुख डॉक्टर मनोज अहिरवार ने उत्पादन से कृषि आय को दुगना करने का विकल्प भी बताया।
जायद एवं गर्मियों में उड़द की फसल किसान को अच्छा मुनाफा दिला सकती है। उड़द अंतर्वर्तीय फसल के रूप में भी लगाई जा सकती है। उड़द की किस्मों का चयन करने के पूर्व वैज्ञानिकों से सलाह लेना लाभकारी होता है, क्योंकि उड़द की उन्नत किस्मों में औसतन 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार ली जा सकती है। जवाहर उड़द 86 उड़द की यह प्रजाति पीला मोज़ेक वायरस के प्रति अवरोधी है एवं दाना चमकदार है। 60 से 65 दिन की अवधि में पकने वाली यह किस्म 12 से 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन देती है। पंत 30 70 से 75 दिनों में पकने वाली यह किस्म 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज देती है। इसके पौधे छोटे तथा पत्तियां और तना हरा होता है। पंत 19 यह किस्म 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन देती है। जवार उर्द 2 इसके पौधे छोटे होते हैं तथा फलियां मुख्य तने पर लगती हैं। 12 से 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन मिलता है तथा 70 से 75 दिन में फसल पकती है। TPU 4 इस प्रजाति का पौधा मध्यम ऊंचाई का होता है। 70 से 75 दिन में फसल पकती है और 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज मिलती है। IPO 94-1 यह किस्म 80 से 85 दिन में तैयार होती है। 12 से 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन मिलता है तथा पीला मोज़ेक प्रतिरोधी होती है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। तो किसान भाइयों, ये जानकारियां आपने जानी और उम्मीद है जानकारियां आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी। अब मुझे दीजिए आज्ञा। आप खुश रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।